नहीं है, रख दीजिए। चलिए, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। थोड़ा समय लेट हो गया, लंच करने के बाद थोड़ा आराम कर रहा था मैं, लेकिन अब हम आ गए और पूरा टाइम अपना है, जम के पढ़ते हैं। करना क्या है हम लोग को यहाँ पे? टारगेट हमारा क्या है? टारगेट है जनवरी 2026 सीए इंटर एडवांस अकाउंट का एग्जामिनेशन। मिनिमम 40 मार्क्स नहीं, मिनिमम 60 मार्क्स की तैयारी करनी। अब ऑब्जेक्ट तो क्लियर है, लेकिन केवल ऑब्जेक्ट क्लियर करने से नहीं होता, उसके लिए करना भी पड़ता है काम। काम क्या करना है? काम हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक बात है ना? नॉलेज के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100% कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपके टीचर कराएंगे, यानी कि मैं, और थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे। ठीक है? और आप जो करेंगे, इसमें जो भी डाउट होगा आप मुझे बताएंगे, मैं सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट 50 डेज हम लोग ये कार्यक्रम करते रहेंगे 20 दिसंबर तक। उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज में आप रैपिड रिवीजन करेंगे। मैं तरीका बताऊंगा, करेंगे आप। रिसोर्स क्या है भाई? रिसोर्स है ये हैंड रिटेन नोट्स। ठीक है? ये मैं आप सबको अभी टेलीग्राम का चैनल बताऊंगा। इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और चैनल के लिए कुछ नहीं करना है। ये जो यूट्यूब का चैनल है ना, इसके लिंक में जाइए, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे होगा एडवांस अकाउंट नोट्स। बस वहीं पे सब कुछ है। चाहे तो प्रिंट आउट करा लें, अच्छा रहेगा, ताकि लिखने में टाइम ना हमारा खराब होगा ना आपका खराब होगा। और प्रैक्टिस के लिए बेटा ये 3 किताबें हैं, तो या तो टॉपर्स की बुक हो, अगर टॉपर्स की बुक नहीं है तो परेशान नहीं होना है, ये भी नोट्स में आपको मिल जाएगा वहीं पे। या छोड़िए, आप एक काम कीजिए, आईसीआई का मॉड्यूल लीजिए, हम नंबर बता दिया करेंगे। और प्लस 10 इयर्स क्वेश्चन आंसर की कोई भी बुकलेट ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारी मिलती है, स्कैनर के नाम से या किसी और नाम से ले लीजिए और लहराते रहिए। ठीक ना? तो चलिए, ये तो हो गया कि भाई क्या रिसोर्स है, क्या टाइम है, क्या करेंगे और कैसे करेंगे। लेकिन मेन काम करना शुरू करना है। आप सब जानते हैं आपके सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और चैप्टर दोनों ही जरूरी है। 8 चैप्टर है और 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हालांकि चैप्टर करते करते 6-7 कवर हो जाता है, 20 बनता है। ठीक है ना? अब क्या हम शुरू करें? देखिए, मैंने पीछे जब दिवाली आ रहा था तो उसके पहले मैंने कुछ एएस कराए थे। एएस 1, 2, 4, 5, आई थिंक 7, 9, 10, 16, 26, 28, ये सब मैंने करा दिया था। तो वो वीडियो पड़ी हुई है फास्ट ट्रैक में, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर से करा दूंगा, बट इसको एक काम करते हैं, इसको बाद में। ठीक है ना? पहले जो नहीं कराया था वो कराएं बेटा, कोई दिक्कत? पहले जो नहीं कराया था वो कराते हैं। एएस 12 भी करा दिया था। ठीक है ना? तो जो नहीं कराया था, मैं कहानी की शुरुआत में इसे शुरू करना चाहता हूं। मैं शुरू कर रहा हूं आज एएस 13 तो इन्वेस्टमेंट के साथ हो जाएगा, 14 अमालगमेशन के साथ, 15 शुरू करते हैं। चलेगा? क्योंकि मैंने देखा है इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी होती है। तो लेट स्टार्ट टुडे विथ एएस 15। आइए, बगैर कोई समय बर्बाद किए बेटा जी, हम सीधे आपके काम पे आ रहे हैं। और काम पे आने के बाद क्या कर रहे हैं हम जा रहे हैं हैंड रिटेन नोट्स, जिसके अंदर है एडवांस अकाउंट्स, और वहां ग्रुप पे है, याद रखिएगा।
और मैं आ गया 15। बगैर आओ देखा न ताओ, काम की बात शुरू। सही है ना? इधर उधर कोई प्रचार प्रसार कुछ नहीं, सीधे काम की बात हमारी तरफ से जाना चाहिए। हमारे दिमाग हमारे कंप्यूटर से और आपके दिमाग में जाके लग जाना चाहिए। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है बिल्कुल। लिखने की बजाय नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट चाहे तो ले लीजिएगा। ठीक ना? पढ़िए। इंप्लॉयज बेनिफिट्स क्या है भाई? सबसे पहले तो इंप्लॉयज का मतलब क्या है भाई, बेनिफिट्स का मतलब क्या है? तो एस आप जानते हैं डिफाइन करता है। ये कहता है कि फुल टाइम, पार्ट टाइम, परमानेंट, कैजुअल, टेम्पररी बेसिस, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी शामिल है। कई बार हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एम्प्लॉय बनने से मना करते हैं, लेकिन यहाँ है। तो कहिए ना, सब तरह के लोग आ गए जो कंपनी में इन्वॉल्व है। लेकिन हाँ, सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सर्विस टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आउटसाइडर नहीं होने चाहिए, कंपनी के लोग होने चाहिए। ठीक है? देख लेना इसको। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स का मतलब है सैलरी वेजेज। लेकिन थोड़ा बात कर लेते हैं। इंप्लॉइज को हो, स्पाउस को हो या डिपेंडेंट को हो, मतलब इंप्लॉइज, उनकी पत्नी या पति और उनके बाल बच्चों को भी कई बार सेवा दी जाती है, उसको भी कोई बेनिफिट्स हो तो सब शामिल होगा। एंड इट इंक्लूड्स, मतलब किसको इंक्लूड्स, चाहे वो फॉर्मल एग्रीमेंट के तहत दिया जाता हो, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, लीगल रिक्वायरमेंट हो, जैसे पीएफ ईएसआई वगैरह लीगल रिक्वायरमेंट होती है, करनी ही करनी है, या इनफॉर्मल प्रैक्टिस। इनफॉर्मल प्रैक्टिस का मतलब बेटा ना लॉ में है ना ही एग्रीमेंट है, लेकिन दिवाली के समय 1 महीने का बोनस, दिवाली के समय कोई गिफ्ट, ये सब क्या है? ये है हमारी इनफॉर्मल प्रैक्टिस। तो तीनों याद रखिएगा, फॉर्मल, लीगल रिक्वायरमेंट या इनफॉर्मल प्रैक्टिस। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि इसी पर अकाउंटिंग डिपेंड है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट्स हो सकता है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो सकता है, अदर लॉन्ग टर्म हो सकता है, मतलब इसके अलावा, या टर्मिनेशन बेनिफिट्स हो सकता है। 1 2 3 4 बेटा मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से बता रहा हूं, बड़ी मेहनत से मैंने खूब समराइज नोट्स बनाया है। एग्जाम पॉइंट व्यू से इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती, कुछ छूट नहीं सकता है इसमें। जो एग्जाम पॉइंट व्यू से, आई रिपीट, नॉलेज पॉइंट व्यू से ये नोट्स थोड़े कम पड़ेंगे। उसके लिए तो आपको सी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल या जो एस इंस्टीट्यूट ने निकाला है वो बनाना है, लेकिन उसके लिए टाइम तो नहीं है। अब सिर्फ 45 दिन है, 15 दिन कोई और काम करना है। 45 दिन में 22 23 24 क्लासेज होंगी, 27 तो एस है, इतने सारे चैप्टर हैं, कैसे होगा? स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, मानते हैं ना? तो बेटा ये स्पीड मेंटेन होगी। चलिए, क्योंकि बार बार रिवाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत गहराई से रिवाइज करना जनवरी अटेम्प्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। पढ़िए, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अकाउंटिंग चालू। बेनिफिट्स विच फॉल ड्यू विद इन 12 month फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड इन विच एम्प्लॉय रेंडर सर्विसेज। भाई 31/3/2025 है, 1/4/2024 है, इसके बीच में उन्होंने सर्विस किया, तो यहां से काउंट करना है। सर्विस दिया तब नहीं, यहां से काउंट करना है। क्या 12 महीने के अंदर पेएबल है? मेरे ख्याल से सैलरी, वेजेज, एनुअल लीव इंटाइटलमेंट, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, ये सब शॉर्ट टर्म में तो आएंगे। ठीक बात है, ये सब शॉर्ट टर्म में आएगा। लाइव क्लास से बेटा कोई भी दिक्कत तो पूछते रहना। रिकॉग्नाइज कैसे करें, एक्सपेंस कैसे माने, क्योंकि ये 4 ही बातें तो करता है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। कहता है कि चार्ज एज एक्सपेंस ऑन एक्रूअल बेसिस। लेकिन हाँ, अगर कोई अनपेड है तो लायबिलिटी, और कोई एडवांस है तो एसेट्स के रूप में दिखा देंगे। थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अगर किसी फिक्स्ड एसेट के संबंध में हो तो आपको पता ही है, फिक्स्ड एसेट में जोड़ देते हैं, याद है ना? शॉर्ट टर्म कंपनसेशन, लीव सैलरी, ये क्या होता है बेटा? शॉर्ट टर्म कंपनसेशन एक बच्चे ने कल फाइनल में एडमिशन लिया था, उनको बोलो कि उनको ऐड कर दें।
ठीक है। और ये जो शॉर्ट टर्म कंपनसेशन है, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए, एक्यूमुलेटिंग होगा, नॉन एक्यूमुलेटिंग होगा। एक्यूमुलेटिंग का मतलब है विच विल बी कैरिड फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट ईयर, और नॉन एक्यूमुलेटिंग का मतलब है विच कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट ईयर। क्या मतलब है? एक्यूमुलेटिंग का मतलब है बेटा जी कि अगर मैंने यहां पे लीव लिया तो ये लीव का बेनिफिट मैं अगले साल उठा सकता हूं। अगर लीव नहीं लिया तो, जैसे मान लीजिए 10 दिन था, मैंने 8 दिन लिया, तो 2 दिन मैं आगे ऐड कर सकता हूं। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटिंग। नॉन एक्यूमुलेटिंग का मतलब है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लिया तो लिया, नहीं लिया तो काम खत्म। अब इसमें भी दो होता है, वेस्टिंग मतलब जिसके बदले में हम कैश ले सकते हैं, और नॉन वेस्टिंग का मतलब जिसके बदले में हम कैश नहीं ले सकते हैं। देखिए, कैश ले सकते हैं फिर तो आप एक्सपेंस लीजिए और लायबिलिटी मान लीजिए, क्योंकि पे तो अभी किया नहीं है, आप आगे पे करेंगे। नॉन वेस्टिंग मतलब जिसके बदले कैश नहीं मिलेगा, लीव मिलेगा। कैश नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? लीव मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो एस्टिमेटेड एक्सपेंस है, ठीक है ना, जो एस्टिमेटेड एक्सपेंस है उसको आपको देखना पड़ेगा और लायबिलिटी की बात करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? कि मान लीजिए कि हमने सोचा कि 2 दिन का लीव है और 100 इंप्लॉय, यानी कि टोटल वो 200 हुआ। लेकिन क्या आगे 100 लोग 2 दिन एक्स्ट्रा लीव लेंगे? कई बार लोग लीव इसलिए नहीं देते कि काम अपना कर रहे हैं, कुछ और बेनिफिट्स होता है तो लीव नहीं लेते। हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 1 दिन लीव लेंगे और वो भी 50 ही लोग ले सकते हैं, तो फिर 50 दिन का लीव सैलरी ही आपको एक्सपेंस मानना और उसी की लायबिलिटी क्रिएट करनी है। मतलब जिसके चांसेज जो, बस उसी की बात करनी है, जिसके चांसेज नहीं है उसकी बात नहीं करनी। इस पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन अभी कराता हूँ। और कैरी फॉरवर्ड में देखो, जितना एब्सेंस किया वो एक्सपेंस मानो, जो नहीं किया उसको इग्नोर करोगे, कैरी फॉरवर्ड तो करना नहीं है। मतलब जैसे 4 दिन की छुट्टी ले ली तो उसको एक्सपेंस मान लो, और नहीं ली तो बात ही क्या करनी है। ठीक है ना? इस पे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, जरा क्वेश्चन देखो, आपको अच्छा लगेगा। ये देखो बेटा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये, और ये क्वेश्चन मैंने अपने कोई घर पे नहीं बनाया बेटा, ये सब क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का ही है। देखो, 100 इंप्लॉय है, इंटाइटल्ड 5 वर्किंग डेज, अनयूज लीव कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लीव इज टेकन फर्स्ट आउट ऑफ करंट ईयर इंटाइटलमेंट, देन आउट ऑफ करंट ईयर इंटाइटलमेंट। मतलब पहले करंट ईयर में लेंगे, ये 2 बार हो गया है, एंड देन आउट ऑफ एनी बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस, मतलब लीफो बेसिस। जैसे यहाँ का मान लीजिए लीव 10 दिन है, यहाँ का 10 दिन है, यहाँ 2 दिन बच गया वो यहाँ आ रहा है, तो पहले आप इसका लीव लेंगे तब इसका लेंगे। दिसंबर में अनयूज था 2 दिन पर इंप्लॉय, तो 2 गुने 100, अनयूज था 200 दिन। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि 82 लोग 5 दिन से ज़्यादा लीव 2005 में नहीं लेंगे। अब 5 दिन ज़्यादा नहीं लेंगे, इसका मतलब बाकी का बेकार हो जाएगा। सिर्फ 80 विल टेक 6.5, सिर्फ 8 है ना। अब 6.5 में देखिए 5 दिन तो पहले करंट ईयर का निकल जाएगा, 1.5 दिन ही बच गया, तो 1.5 दिन का लीव होने का चांस है, और वो भी सिर्फ 8 लोगों का। तो 12 दिन का एक्सपेंस आपको मानना है, इससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। आया बच्चों को समझ में? थम्स अप दीजिए अगर आया हो तो। गौर से देखिए, 6.5 दिन में 5 दिन तो करंट ईयर का चला गया, तो उसके लिए तो बात ही नहीं करनी। पीछे वाला तो डेढ़ दिन यूटिलाइज होगा, और वो भी
100 में से 92 लोग तो लेंगे ही नहीं, सिर्फ 8 लोग लेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। तो 12 दिन का जितना भी बनता होगा उसको आप एक्सपेंस मान लीजिए, इतना काफी है। क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है एक। आइए और देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग होता है ना, कि प्रॉफिट का एक हिस्सा हम अपने एम्प्लॉय को देंगे, जो प्रॉफिट होगा तो साल के लास्ट में यहाँ प्रॉफिट पता लगाया और फिर उसका एक हिस्सा ले लिया। तो जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है वो देख लेंगे, रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, जो रिलायबल एस्टिमेट है उसको हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा, ये हमें यहाँ पे देखना है। चलें आगे। मतलब जितना आपको लगता है कि हमें देना है और उसका रिलायबल एस्टिमेट हो तो उसकी बात करनी है। इसमें ना AS29 के सारी चीज बड़ी काम आएंगी, याद है ना, AS29 वही चीजें यहाँ पे काम आएंगी। एग्जाम्पल देखिए, स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट बांटते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय ना हो तो उसको 3%, अगर लीव ना करे तो उसको हम 3% प्रॉफिट का देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि लेबर टर्नओवर तो होगा ही, तो हमें लगता है 2.5% ही होगा, तो नेट प्रॉफिट जितना भी है उसका 2.5% प्रोविजन बनाइए, बात खत्म कीजिए। ठीक बात है, कितना मतलब, या ध्यान से देखो, यहां पढ़ा प्रोविजन कि भाई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बनेगा अगर रिलायबल एस्टिमेट हम कर सकते हैं तो, मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि भाई देना ही पड़ेगा, नहीं देने के चांसेस नहीं है, ठीक है कि नहीं, या कम है, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो और एस्टिमेट कर सकते हो, तो देखो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और एस्टिमेट करने का चांस है, तो हमने इतना प्रोविजन बना देना है। ठीक बात है, चलो आ जाओ। पास्ट या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या है भाई? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड बेनिफिट्स, ध्यान से देखो, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड बेनिफिट्स। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, एक मिनट जरा मैं एक बार बता दूं कि हम लोगों ने पढ़ लिया पहला जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो लॉन्ग टर्म के कैटेगरी में आता है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आता है, याद रहेगा। देखिए, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेनिफिट्स होगा एक, और दूसरा होगा डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान। कहता है ऑब्लिगेशन इज लिमिटेड टू ए सर्टेन अमाउंट टू बी कंट्रीब्यूटेड टू ए फंड। क्या पहचान है इसकी, कि हम एक, हमारा जो ऑब्लिगेशन है वो सर्टेन अमाउंट जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे बस वही है, मतलब हम पीएफ देंगे 5% सैलरी का, या ईएसआई देंगे 2%, हमें उस 5% से मतलब है, हमें उस 2% से मतलब है, हमें और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, हमें उसी 5% से मतलब है, उसी 2% से मतलब है, नथिंग एल्स, हमें बाकी किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, जैसे पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, याद है। इसकी अकाउंटिंग बड़ी आसान है बेटा, कहता है कि कंट्रीब्यूशन जो करना है किया है उसे मतलब नहीं है, वो एक्सपेंस मानिए, नहीं किया है तो लायबिलिटी मान लीजिए, नहीं किया है तो लायबिलिटी मान लीजिए। कितना आसान है, पीएफ के मुझे 2 लाख रुपए देने थे भाई, 1.5 लाख दिया है तो ठीक है, एक्सपेंस तो 2 लाख मानेंगे, बाकी 50,000 लायबिलिटी हो जाएगा। 2 लाख मुझे देना था, 1.5 लाख दिया है तो 50 की लायबिलिटी मान लो, एक्सपेंस से तो 2 लाख ही होंगे, 2 लाख दे दिया है तो कोई बात नहीं, एडवांस दे दिया है तो प्रीपेड मान लो, अगली बार एडजस्ट कर लेंगे। तो ये बड़ा आसान है, इस वाले की अकाउंटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसीलिए एस इसमें कुछ ज्यादा बोलता भी नहीं है। असली कहानी शुरू होती है बेटा डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान। इसमें गौर से पढ़ो, डिफाइंड बेनिफिट्स, कंट्रीब्यूशन नहीं, बेनिफिट्स। ऑब्लिगेशन इज टू प्रोवाइड एग्रीड बेनिफिट्स,
क्या पेंशन देंगे? मरते दम तक, सैलरी का आधा। मेडिकल फैसिलिटी, आप बीमार होंगे, परेशान होंगे तो उसका जो भी बनेगा वो हम आपको देंगे। ठीक बात है। पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी याद रहेगा। अब ऐसे में क्या है कि अमाउंट बड़ा मुश्किल है निकालना। इसमें एक्चुरियल रिस्क है। एक्चुरियल रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी है। अब कोई आदमी रिटायरमेंट के 10 साल बाद वो जिंदा रह सकता है, कोई पता नहीं कब तक, 20 साल 25 साल, कोई 1 साल में ही मर जाता है। पेंशन, मेडिकल, कोई बहुत बीमार पड़ता है, कोई नहीं पड़ता। कोई बहुत बीमार पड़ता है तो भाई अ, कितना उसका बिल आएगा ये करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इसका कुछ खास तरीका है बेटा। इसको मैंने रूल्स 5 में, इसमें नहीं लिखा है रूल 5, ये मैंने अपनी तरफ से बताया है। इसका एक खास प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, यही पढ़ना है। एस 15 कई बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, वो यही। तो मैंने नोट्स बनाते समय क्या किया है ना बेटा, चीजों जो बहुत क्लिष्ट है उनको समराइज कर दिया है और एकदम फोकस क्लियर है कि शॉर्ट टर्म ऐसे करना है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन वाला ऐसे करना है, डिफाइंड बेनिफिट्स वाला ऐसे करना है। आसान हुआ है कि नहीं? अब फोकस आ गया ना कि शॉर्ट टर्म तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्रूवल बेसिस पे लो और लायबिलिटी वगैरह दिखाओ, कंट्रीब्यूशन में भी लायबिलिटी वगैरह दिखाओ, एक्सपेंस मानो, बात खत्म। लेकिन डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान, इसका एक खास प्रोसेस है बेटा, और ये प्रोसेस मैंने यहां लिखा है, एक एक करके बताऊंगा। स्टेप्स पहला है कि रिलायबल एस्टिमेट करो कितना बेनिफिट लगेगा, और इसके लिए क्या करो, एक्चुरियल टेक्निक्स का सहारा लो। एक्चुरियल टेक्निक समझते हो? एक्चुरियल एक साइंस होता है, वो लोग ना पास्ट डाटा का प्रोसेसिंग करके पता लगाते हैं क्या होना चाहिए, बाय मेकिंग एक्चुरियल एजम्पशन। एक्चुरियल एजम्पशन करके ऐसा करेंगे, ठीक है। डेमोग्राफिक वेरिएबल, डेमोग्राफिक वेरिएबल में भी प्रॉब्लम होगी। भाई एम्प्लॉय कितना टर्नओवर करेंगे, क्या सिकनेस होगा, कब उनकी डेथ होगी, इस तरह की बातें होगी। इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक में, मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं ना, एक्सीडेंट रेट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उसको जज किया जाता है। और दूसरा फिनेंशियल वेरिएबल, कि मान लो एक्सीडेंट होगा तो क्या पैसा देना पड़ेगा, फ्यूचर में कितनी उनकी सैलरी बढ़ेगी, कितना पेंशन मिलेगा, क्यों जनरली होता है लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%, वो क्या होगा, है ना। मेडिकल कॉस्ट वगैरह जो बनती है उसको आप देख लीजिए। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है बेटा जी। चलिए, फाइंड आउट पीबी ऑफ ऑब्लिगेशन एंड करंट सर्विस कॉस्ट यूजिंग प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। फाइंड आउट PV of obligation and present service cost using projected unit credit method. ये क्या है बेटा, बताऊं? यही सबसे मेन है कि भाई हमें प्रोजेक्ट करना है कि हमारा क्या कॉस्ट आएगा और एक साल में हम कितना बनाएं कि लास्ट में हम उनको इतना दे सकें। ठीक बात है। इसके लिए जो मेथड यूज किया गया उसको बोला गया प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूं। देखो बेटा, हम सबसे पहले ये तय करते हैं कि भाई ये है T0, कितने साल बाद हमें कितना देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये तय करते हैं। अब यहां पे मुझे देना है एक बड़ा अमाउंट, लेकिन मुझे सर्विस कब दे रहा है, सर्विस यहां, सर्विस यहां, सर्विस यहां, सर्विस यहां दे रहा है। ठीक है, तो भाई चार्ज तो हर साल होना चाहिए। तो सोचते हैं कि भाई कितना हम यहां से चार्ज करना शुरू करें कि उसकी फ्यूचर वैल्यू बताइए कितनी हो जाए, इस ऑब्लिगेशन के बराबर हो जाए जो हमने एस्टिमेट किया है। तो हमें यही निकालना होता है, इसी को बोलते हैं बेटा करेंट सर्विस कॉस्ट।
और चूंकि इसकी फ्यूचर वैल्यू मैं कह रहा हूं तो जाहिर है हर साल इंटरेस्ट की बात भी होगी, तो हर साल का थोड़ा सा इंटरेस्ट का भी देख लेंगे। बस यही पीएल में डालना है और ये बैलेंस शीट में जितना प्रोविजन बन गया वो बैलेंस शीट में आता रहेगा और ये दोनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में जाती रहेंगी। इस पे क्वेश्चन कराएं बेटा, निकालो सब लोग अपना स्टडी मटेरियल निकालो, बालकों सभी बच्चे निकालो। खूब बढ़िया से इंस्टीट्यूट ने कई क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं, आपको करना है। देखो मैं लिखता इसलिए नहीं हूं बेटा कि थोड़ा समय बचता है, क्योंकि लिखूं तो फिर जानते हो क्या होगा, 2-3 चैप्टर ही करा पाऊंगा। और इस तरह से मेरा जो मानना है ना कि लॉन्ग टर्म पढ़ने के लिए रेगुलर क्लास पढ़िए, और रेगुलर क्लास तो देखो हम लोगों ने दे रखा है, वो 500 रुपए में आप कर सकते हैं जनवरी तक, ठीक है ना, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा अभी काम है कि सब कुछ मैं बार बार आपको दोहराऊं, समझिएगा मेरा ऑब्जेक्टिव। वरना हम लोग ये 2-2, 3-3 क्लासेज में 12-12 घंटे में खत्म करते हैं, आज मैं 1-1.5 घंटे में खत्म करूंगा। यही तो रिवीजन है ना बेटा। जनवरी में एग्जाम है, इसी में आप मिस कर जाते हैं। आप ना डिटेल ढेर सारा बार पढ़ते रहते हैं, कम पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं होता, एग्जाम में गड़बड़ा जाता है काम। तो पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए अलग बात है, लेकिन रैपिड रिवीजन अपना होते रहना चाहिए। और अभी एग्जाम से पहले 2 बार करिए ना। आप जानते तो सब, ऐसा कुछ छोड़ने के नहीं जानते हैं आप। आपको एकदम से पढ़ना है तो ये सही टाइम नहीं है ना एकदम से पढ़ने के लिए। एकदम से पढ़ने के लिए जनवरी नहीं है सही समय। एकदम से पढ़ने के लिए बेटा फिर मई की तैयारी कीजिए, उसके लिए अलग बैच है। पढ़िए, लम सम पेमेंट 1% ऑफ फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस टर्मिनेशन पे देंगे। तय हो गया। फर्स्ट ईयर में 10,000 है और ये 7% के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद है और 5 साल बाद बढ़ते बढ़ते 13,100 हो जाएगा। डिस्काउंट रेट 10% है, मान लेते हैं फाइनेंस कॉस्ट 10% है। अब आपको टेबल बना के बताना है कि भाई क्या होगा एज्यूमिंग कोई चेंज नहीं हो रहा। तो देखो मैं टेबल बनाता हूं। 13,100 का 1% बताओ बेटा। 1,31, 1,31, 1,31, 1,31, 1,31 मानते हो, है ना? 1% यही देना है ना, और इसका कंपाउंड करते करते इतना हो जाना है। क्या ये बात सही है? 13,100 का 1% हमें देना है हर साल, तो ये करते करते इतना होगा। तो देखो हमारे काम की फिगर कौन सी, ये सब हमारे काम की फिगर नहीं है। हमारे काम की फिगर ये है, हमारे काम की फिगर ये है। अब गौर फरमाना, बहुत बढ़िया बात है। ये साल के लास्ट में बनेगा और 5वें साल के लास्ट में पे करना है। तो इसमें 4 साल का बेटा इंटरेस्ट होगा, इसमें 3 साल का इंटरेस्ट होगा, इसमें 2 साल का होगा, इसमें 1 साल का होगा, लास्ट वाले में तो होगा ही नहीं। तो हमें इसकी क्या करनी है, ये वैल्यू नहीं बनानी, हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू बनानी है। आता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने? आता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर पावर n। 10% है तो 1 प्लस 0.1 बाई 4। तो कैसे होगा 0.08 क्या 9091 ऐसे कुछ आता है फर्स्ट ईयर का। फिर सेकेंड ईयर का आ जाएगा ऐसे ही 8264, ऐसे ही 4 साल का निकल जाएगा। 4 साल का निकालना है तो हमें क्या करना है, इसमें चौथे साल का करंट कॉस्ट है बेटा, इसमें तीसरे साल का, इसको दूसरे साल से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको पहले साल से कीजिए, और पहले साल इसलिए क्योंकि अभी की बात तो, और इसको मत कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे न, मतलब पहले ये निकालेंगे और उसके बेसिस पे ये निकाल लेंगे। निकल गया। अब यही बन जाएगा हमारा ओपनिंग, ध्यान से सुनना, और इस पे बेटा हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये हो गया ओपनिंग। फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं होगा, फर्स्ट ईयर का लास्ट में बना। ये हो गया ओपनिंग और ये हो गया इंटरेस्ट। कैलकुलेट करके देखो 10% इंटरेस्ट आ रहा होगा, आ रहा है। और ये करंट ईयर का, और ये तीनों जोड़ देंगे तो ये क्लोजिंग हो गया। दिस इज क्लोजिंग ऑब्लिगेशन। यही क्लोजिंग अगली बार चला गया, फिर यहां इस क्लोजिंग पे 10% इंटरेस्ट भी आया और करंट कॉस्ट तो 108 है ही, तो इस तरह से क्लोजिंग हो गया। फिर ये क्लोजिंग यहां आया, इस पे इंटरेस्ट भी आया, फिर ये हो गया। यही क्लोजिंग यहां आया, इस पे इंटरेस्ट आ गया, फिर ये भी हो गया। और इस तरह से कहानी हमारी चलती रही। साउंड ठीक आता है ना? तो देखो पीएल में एक तो ये जाएगा,
पीएल में एक तो ये जाएगा और ये कहाँ जाएगा बेटा, ये बैलेंस शीट, हर साल के बैलेंस शीट में दिखाते रहेंगे। जब पे कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। देखो मैं लिख देता हूं, पहले सबसे पहले ये लिखना, उसके बाद ये लिखना, उसके बाद ये लिखना, फिर ओपनिंग बैलेंस लिखना, जोड़ दोगे तो अपने आप क्लोजिंग आ जाएगा, ये पांचवा आ जाएगा। तो पहले क्या लिखना है वो ध्यान देना। सबसे पहले तो नॉर्मल वैल्यू, फिर उस करंट सर्विस कॉस्ट, फिर उसके बाद उसका इंटरेस्ट जोड़ लेना, फिर कोई ओपनिंग हो तो वो ले लेना, उससे आराम से आपका क्लोजिंग बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो। एनुअल ये है, 25% देना है लास्ट ड्रॉन सैलरी का। वहां तो 10 था, सॉरी 1% था, यहाँ 25 देना है। 5 साल की सर्विस मिनिमम है, सैलरी 10% ग्रो करती है। 5 साल के बाद उसको क्या ग्रो करना है वो देखना है। अब आपको 8% के हिसाब से निकालना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू दी है। गौर से देखो, अगर हम इसको बेटा 10 बार जोड़ेंगे तो लास्ट ड्रॉन सैलरी ये हुई, 25% ये हुआ, और 5 साल का देना है, यानी कि 30 लाख रुपए हमें उसको देने हैं। मानते हो कितने लाख रुपए देने हैं? 30 लाख। ठीक है, अब 30 लाख से हमें देना है बेटा, तो हर साल 6 लाख की जरूरत पड़ेगी हमें, लेकिन 6 लाख तो करंट वैल्यू है, हमें सबसे पहले इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहिए। ये 4 साल, ये 3 साल, ये 2 साल, ये 1 साल, और ये तो एकदम 5वें साल के लास्ट में ही बनेगा, मतलब उल्टे तरफ से करना, याद रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू का हमें निकालना है इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर में तो देखो कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, ये हो गया यहाँ ओपनिंग, इसके ऊपर बड़े आराम से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। फिर ये जोड़ा, फिर ये क्लोजिंग, ये हो गया ओपनिंग, इस पे इंटरेस्ट जोड़िए, करंट ईयर, फिर ये आ गया, ये हो गया ओपनिंग, इस पे इंटरेस्ट जोड़िए, फिर ये आ गया, ये हो गया ओपनिंग, इस पे इंटरेस्ट जोड़िए, फिर ये आ गया। लास्ट वाले में इंटरेस्ट कई बार कैलकुलेट ना करके लोग बैलेंसिंग फिगर भी ले लेते हैं ताकि 30 लाख तो हो जाए। 2-4-10 रुपए ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं करनी है, ठीक ना। तो इस तरह से चांस इसका बड़ा अच्छा है कि ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेज आपकी बार कुछ आया भी था। मैं करंट ईयर के क्वेश्चंस वगैरह की बात भी करूंगा। ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये एस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जानते हो कई लोग पढ़ते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं, जब कितना आसान सर ने बना दिया है इसके बावजूद भी गड़बड़ी करते हैं। तो बोले प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आ गया। अब फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट आपको पता करनी है और उसका प्रॉफिट लॉस पता करना है। प्लान एसेट का मतलब होता है मुझे 10 साल बाद इतने पैसे देने हैं और पैसे नहीं हुए तो लेबरर भी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं देखो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, तो आप एक काम करो, थोड़ा पैसा कहीं रखते जाओ, थोड़ा पैसा कहीं रखते जाओगे तो सही रहेगा। तो इसके लिए वो पैसा कहीं ना कहीं रखते जाते हैं और वही कहलाता है प्लान एसेट। जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर हम रखना होता है, सिर्फ डिवेंचर का नहीं रख देते हैं 5 साल बाद, याद है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, उसी तरीके से। तो इन्वेस्टमेंट मेड अगेंस्ट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ये जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल देते हैं। अब इसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हर बैलेंस शीट डेट को एक तो क्या होना चाहिए और एक क्या हुआ है, मतलब एक तो एक्चुअल मार्केट प्राइस लेते हैं और एक हमारा जो एस्टिमेट है, क्योंकि हम तो वही याद है 10% बढ़ने की बात कर रहे हैं। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ऑल्सो एक्सपेंस, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको तो मानते ही हैं, और एक्चुअल रिटर्न अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस को हम एक्चुअल लॉस या गेन मानते हैं। जैसे हम मान के चलें 10% हमें मिलेगा, लेकिन मान लीजिए 10 की बजाय कम मिल गया, ज़्यादा मिल गया, तो एक्चुअल लॉस या गेन है वो पीएल में जाएगा, मतलब ये तो पीएल में जाएगा ही जाएगा, और एक्चुअल रिटर्न अगर डिफरेंस हो गया तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, करना चाहेंगे? एग्जाम में भी आ चुका बेटा, हम नहीं कह रहे, एग्जाम में आ चुका है। आइए ना मैं करके दिखाता हूं। रेडी है? ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा? जरूरी है बेटा, एकदम जरूरी है। जरा इस तरीके से एक बार एक केस पढ़ के देखो। हाँ, इसकी शर्त है बेटा पहले से पढ़ रखा हूं, ठीक है कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं, ये बैच स्पेशली जनवरी अटेम्प्ट के बच्चों के लिए है। मई या सितंबर के बच्चों को ये बहुत फायदा नहीं होगा, और जनवरी को सुपर फायदा है।
एक होता है ना टेस्ट मैच होता है, एक T20 होता है, सब मैच का अपना मजा है, सब मैच की अपनी जरूरत है बेटा, ठीक है कि नहीं। तो ये अभी जो चल रहा है T20 चल रहा है, मजा लीजिए इसका, एग्जाम के लिए बड़ा उपयोगी है। आइए देखते हैं, थोड़ी भी दिक्कत हो तो डिटेल क्लासेज वगैरह होती हैं मेरी या किसी की भी खरीद के वो देखिए डिटेल क्लासेज। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। देखिए 15.2, आप कहेंगे सर कहां से उठा लेते हो क्वेश्चन यार, ये देखो 7 है, ठीक। कहता है फेयर वैल्यू ऑफ प्लान्ड एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड, ये है प्लान पेड बेनिफिट्स इतना है एंड रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन 49। अच्छा, शुरू में ये था, इतना उसमें से पे कर दिया, इतना आ गया, और याद रखना ये 30 सितंबर को हुआ है, मिडिल में 1 लाख था, यहां पे और जोड़ा और यहां पे कुछ पे कर दिया, किसी का रिटायरमेंट हो गया होगा, ठीक है, यानी कि नेट 30,000 हुआ, तो लास्ट में 31 बुक वैल्यू है। और फेयर वैल्यू ऑफ प्लान्ड एसेट 31 के बजाय 150 है, और ऑब्लिगेशन इतना, ऑब्लिगेशन से मतलब नहीं है, एक्चुअल लॉस या गेन ऑन ऑब्लिगेशन 600, वो छोड़ो, हमें उससे मिलना नहीं है। कंपनी ने एस्टिमेट किया हुआ है कि मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इतना डिविडेंड मिलेगा, इतना अनलाइज गेन मिलेगा, इतना हमारा खर्च हो जाएगा, बट फिर भी 10.5 पर एनम बचेगा। अब 10.5 पर एनम है बेटा, तो 5% कह सकते हैं क्यूमुलेटिव के हिसाब से, हाफ ईयर का 5% कह सकते हैं। पहले 5 मतलब 100 पे 5 मिलेगा 6 महीने में, फिर आगे 5% और मिलेगा 6 महीने में, फट वो 10.25 हो जाएगा, क्योंकि 105 का 5% होगा ना, तो ये इसको हमने तोड़ लिया। क्यों तोड़ लिया? क्योंकि कुछ कंट्रीब्यूशन बीच में है, तो इस पे मेरे ख्याल से होना चाहिए 10.25 और इस पे होना चाहिए कितने परसेंट? 5%। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए, ध्यान दो, इस पे पूरा होना चाहिए, इस पे होना चाहिए 5%। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ये है, और एक्चुअल रिटर्न कितना वो देखते हैं। एक्चुअल रिटर्न देखो 1.50 है और हमारा 1.30 है, मतलब इसमें से 11 माइनस करो 30 ही, छोड़ो यार सब छोड़ो, 1.30 कर सकते हैं, 1.30 होना चाहिए, तो 20, तो 20,000 है हमारा एक्चुअल, और ये है 11,750, तो ये तो हमारा इनकम है ही है, ये पीएल में क्रेडिट तो होगा ही होगा, वो तो जाएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जाएगा बेटा, एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स, ठीक बात है ना। इसका डिफरेंस बताओ कितना है? 8,250। तो ये तो हम सोच के चल रहे हैं, तो जाएगा ही, प्लस ये 8,250 जाएगा, चेक करो ठीक से। 1 लाख शुरू में था, उस पर पूरे साल का, 30,000 बीच में आया, उस पर 5-6 महीने का, 11,750 होना चाहिए, लेकिन 1.30 से बढ़ के 1.50 होना साबित करता है कि हो कितना गया है? हो गया है टोटल 20, और देखो यही है एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स, ठीक बात है। एक और क्वेश्चन देख लो, कंट्रीब्यूशन ये है, फेयर वैल्यू ये है, फेयर वैल्यू ये है, कहता है कि कैलकुलेट एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट। एक्चुअल रिटर्न निकालना कौन सी बड़ी बात है, देखो ना, ये शुरू में था, कंट्रीब्यूशन जोड़ दो, ये घटा दो, तो मेरे ख्याल से इसका नेट होगा 80,000, तो 880 हो गया बेटा, लेकिन यहां 1140 है, तो 880 के बजाय 1140 का मतलब एक्चुअल रिटर्न कितना है? 260। अब जितना एस्टिमेटेड है वो तो ठीक है, बाकी एक्चुअल गेन या लॉस मान लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, याद रहेगा। स्टेप नंबर 2 ठीक है। 3, अब यहां आइए, टोटल अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस गेन क्या क्या हो गया। एक तो रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन पीएल, मतलब इसको रिकॉग्नाइज करना है, और इसमें क्या क्या शामिल है? चेंज इन डिफाइंड बेनिफिट ड्यू टू चेंज इन एक्चुअल एजम्पशन, डेमोग्राफिक एजम्पशन याद है, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच का जो अंतर है वो हमने आपको सिखा दिया। एक के पास्ट सर्विस कॉस्ट हम आपको सिखाएंगे, ये क्या है कि वेन एवर देयर इज इंट्रोडक्शन और चेंज इन डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान, हमने प्लान बदल दिया,
हम 2 नहीं 3% देंगे, या हम 5 साल वाले को नहीं 6 साल वाले को देंगे, इस तरह से कुछ चेंज कर दिया, तो चेंज इन डिफाइंड ऑब्लिगेशन जो होगा, जो बिलोंग करता है पास्ट ईयर से, मतलब देखो आगे तो जो होगा वो तो देख लेंगे, लेकिन आपने चेंज यहां से किया तो यहां से स्कीम लागू हो जाएगा। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा लॉस है वो देखना पड़ेगा। अगर वो बेनिफिट्स ऑलरेडी वेस्टेड है, मतलब उन लोग एम्प्लॉई ने उसके शर्त को पूरा कर लिया, आज हट भी जाए तो उनको पैसा देना पड़ेगा, तो इसको बोला गया कि आप तो टोटल लायबिलिटी को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो एज एक्सपेंस। तो पहले समझना है पास्ट ईयर सर्विस क्या है। क्या है बेटा पास्ट सर्विस कॉस्ट? कि अगर किसी कारण से कोई चेंज डिफाइंड बेनिफिट्स में इंट्रोड्यूस हो और उसके चलते पास्ट सर्विसेज का अब हमें देना पड़ रहा है, मतलब उन्हें 3 साल काम किया है, देना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए एक तरह का लॉस है। अब चूंकि इसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इस काम तो करवा चुके हैं और उनका एंटाइटलमेंट हो गया है, तो तुरंत मानना है इमीडिएट। लेकिन अगर हमने कहा है कि भाई देखो 5 साल की सर्विस करोगे तभी होगा, उसने सर्विस 3 साल किया है, मतलब 2 साल बाकी है, तो चेंज का फायदा में 2 साल मिलेगा, तो ऐसे केस में रिकॉग्नाइज ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन एसएलएम। 2 साल अगर बाकी है तो 1/2, 1/2, 3 साल बाकी है तो 1/3, 1/3, 4 साल बाकी है तो 1/4, 1/4, ऐसे करके करना है। याद रहेगा बालकों? पॉसिबल है? चलिए आइए फिर और आगे देखते हैं। देखो कैसे होगा बेटा। पीछे हम आपको बताते हैं, आपको अच्छा रहेगा। देखिए, कंपनी ऑपरेट्स प्रोवाइड ए पेंशन इतना फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, बेनिफिट कवर वेस्टेड आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस, द एंटरप्राइज improved 2.5% of final service starting from January at the date of improvement, present value of additional benefit जनवरी से 1 से इतना ये है, एम्प्लॉइज मोर देन 5 years वाला ये है, मतलब ये वेस्ट हो चुका है क्योंकि 5 साल की बात ही करनी है, जो वेस्ट हो चुका है। और ये कौन सा है? ये अनवेस्टेड है, ये वेस्ट नहीं हुआ। तो जो बेटा वेस्ट हो गया है ना, उसको तो इमीडिएटली पीएल में डालेंगे। और देखो इसमें 5 साल में अभी एवरेज अनटिल वेस्टेड 3 साल बाकी है, तो ये 1/3 1/3 1/3 लेंगे, 1/3 अभी लेंगे और फिर आगे 2 बार और लेंगे। यही इसमें कॉन्सेप्ट है। ये वाला 3 साल में चलेगा और 1/50 तो हम इमीडिएटली मान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। याद रहेगा बेटा? चला जाए आगे। चलिए फिर और आगे पढ़ते हैं बेटा, खत्म कर ही लेते हैं। और आगे है कर्टेलमेंट या सेटलमेंट। कर्टेलमेंट का मतलब होता है जो एम्प्लॉइज कवर हैं उनमें किसी कारण से कम कर दिया, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है ना, या कोई टर्म्स ऑफ डिफाइन कम कर दिया जिससे जो बेनिफिट है वो लेसर हो। पास सर्विस कॉस्ट में तो बढ़ा दिया, इसमें लेस कर दिया, ठीक है। सेटलमेंट का मतलब एग्रीमेंट करके कि देखो भाई हम दे नहीं पा रहे हैं, आप इतने पैसे लेके छुट्टी करो, ठीक है। तो कहता है कि जो भी लॉस या गेन कर्टेलमेंट या सेटलमेंट के चलते हो उसको करंट ईयर में रिकॉग्नाइज करना है, कोई डिफरमेंट नहीं करना है,
कमी हो बेसी हो जो भी हो, डेफरमेंट नहीं करना है, ठीक है ना, नॉट टू बी डेफर्ड। ये सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में हमें डाल देना है। ठीक है, इसके ऊपर भी बेटा 2 क्वेश्चन है और मुझे डर है कि कहीं आ न जाए। चलें शुरू करें। आइए ऊपर वाले का नाम लेके शुरू करते हैं। कर्टेलमेंट। ये तो हो गया। ये है बेटा, सब स्टडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं है तो ये स्टडी का बेटा एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है। हम अलग से कुछ कराते ही नहीं, स्टडी प्लस पास्ट ईयर, बस ज्यादा हेडेक नहीं लेते। कहता है हमने बिजनेस सेगमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब बिजनेस का एक हिस्सा है ना बेटा, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। एम्प्लॉय ऑफ द डिसकंटिन्यू सेगमेंट विल अर्न नो फर्दर बेनिफिट्स, इट्स ए curtailment without a settlement. Using current actuarial assumption, including current market interest rate या अदर, immediately before the curtailment, इंटरप्राइज का ये था और ये था। इसका मतलब ये हुआ कि 100 और 120, 180 का नेट ऑब्लिगेशन था। 100 मतलब 1000 में से 820 तो हमने रख ही लिया था, तो 180 का था। और अनरिकॉग्नाइज पास सर्विस कॉस्ट 50 है। अनरिकॉग्नाइज पास सर्विस कॉस्ट कितना है बेटा? 50 है। अब हमने क्या किया कि 1 साल पहले हमने अडॉप्ट किया था और ये नेट लायबिलिटी थी, इसको हमने 5 साल के लिए करना था। ये हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि ट्रांजिशनल प्रोविजन में क्या होता है कि जब पहली बार आप करते हैं तो पीछे का कुछ बना होगा तो उसको भी हम 5 साल में करते हैं। ऑप्शन एक बार में भी है, 5 साल में भी, तो इन्होंने 5 साल वाला ऑप्शन लिया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिशनल बेनिफिट्स वाले में, ठीक है। दिस curtailment reduce the net present value of obligation 100 से 900 of the previously unrecognized past service cost and transitional amount 10% relate to the part of obligation which are eliminated through curtailment। अच्छा, 100 में से 10 तो वो था जो ये रिडक्शन हुआ उसमें गायब हो गया, ठीक है। तो देखो बेटा, ये तो बिफोर की बात थी, इसमें से 100 कम हो गया तो आफ्टर में ये रहेगा। अनरिकॉग्नाइज सर्विस कॉस्ट 50 था, और अनरिकॉग्नाइज 80 था। 10% इन सब का भी कम हो रहा है, तो नेट ऑब्लिगेशन कितना हो गया? नेट ऑब्लिगेशन हमारा इतना हो गया, ठीक है। हम जो मान रहे हैं कि 900 है उसमें तो ये दोनों शामिल है, तो इन दोनों को हमने नेट कर दिया और ये हमें नेट लायबिलिटी बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखानी है। फिर से देखो, कर्टेलमेंट किया, उसके चलते 10% का ये सब भी कम हो गया, और ये अनरिकॉग्नाइज है तो ये लेस होता है, मतलब ये अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, फ्यूचर में करेंगे। तो 80 की लायबिलिटी थी और ये लायबिलिटी अभी रिकॉग्नाइज है ही नहीं, तो टोटल कितना हो गया? 37 हो गया, ठीक है ना। ये कर्टेलमेंट की कहानी है। कुछ आया भी समझ में कि मैं ही बताता रह गया? फिर से देखो, इसमें 10% कम किया, ये सब अपने आप कम हो गया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गौर से देखो। पास सर्विस कॉस्ट ट्रांजिशनल भी 10% रिलेट है उस पोर्शन से जो हमने कर्टेल कर दिया। कर्टेल कर दिया तो कर दिया, ठीक बात है ना।
हो गया, आ गया। अब कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे? तो पीएल में तो देखो करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल लॉस या गेन, पास सर्विस कॉस्ट जो रिकॉग्नाइज किया, कर्टेलमेंट का इम्पैक्ट, और एक ये बड़ी प्यारी चीज है, अभी थोड़ी देर में हम बात करते हैं। ये सब तो पढ़ लिया हम लोगों ने, मतलब रिवाइज कर लिए, पढ़ के लिए। करंट सर्विस कॉस्ट इंटरेस्ट वो वाला था, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने अलग से पढ़ाया, एक्चुअल लॉस या गेन जितना भी हो सब आएगा, पास सर्विस कॉस्ट भी पढ़ लिया, कर्टेलमेंट भी पढ़ लिया। ये वाला अभी थोड़ा पढ़ाना है, थोड़ा सा रुक जाइए। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन देखिए। देखिए डिफाइंड ऑब्लिगेशन नेट दिखाना है, जितना डिफाइंड ऑब्लिगेशन है वो लीजिए, प्लान्ड एसेट से वो लीजिए, कोई पास सर्विस कॉस्ट जो रिकॉग्नाइज नहीं किया वो लीजिए, बल्कि वो भी ले लीजिए। अगर कोई ट्रांजिशनल प्रोविजन है नॉट येट रिकॉग्नाइज, जो धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करना है, उसे भी ले लीजिए। यही तो अभी कर्टेलमेंट वाले में पढ़ा था। अब ये जो आए उसको लायबिलिटी में दिखा दीजिए, बट कहता है कई बार ये निगेटिव हो जाता है। अब निगेटिव जो होगा तो एसेट हो गया, तो लायबिलिटी कितनी भी उसकी चिंता नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव हो गया तो कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ एसेट विल बी लोअर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जितना निगेटिव आ रहा है वो तो देख ही लीजिए, लेकिन क्या फंड से सही में आपको पैसा मिलेगा? कहता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड, या तो रिफंड मिल जाए जो जनरली होता नहीं है, या रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशन होने के चांसेज हो। इन दोनों में से बेटा जो होगा वही हमें देखना है। सुना आपने? वही हमें देखना है। ठीक है, इस पे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं बेटा क्वेश्चन कराना चाहूंगा तभी आप समझ पाएंगे। ट्वेल्व पॉइंट टू। अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ना बेटा, मैंने स्टडी के इलस्ट्रेशन से उठाए हैं। तो स्टडी में जो एग्जाम्पल होता है ना उसको भी ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन वहां से उठाए हैं, उसको मत छोड़िएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, हो गया और कुछ नहीं है, बस ट्रांजिशनल प्रोविजन है, हो जाएगा। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन है, फेयर वैल्यू है, ये आ गया। पास सर्विस कॉस्ट निगेटिव आ गया। अब कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अवेलेबल रिफंड और क्या बोलते हैं रिडक्शन। तो हमने पढ़ा ना कि जो ये फिगर है और जो ये फिगर है, विच एवर इज लोअर, इतना ही हम ऐसे दिखाएंगे। तो विच एवर लोअर कितना है? 90 है लोअर, तो 90 ही हम दिखाएंगे, ये हमारी लिमिट है। अब आ रहा है एक साथ अब कर 90 दिखाओ तो बाकी तो नुकसान हो गया ना मेरा, तो ये 60 कहां जाएगा? ये पीएल में जाएगा। भाई कोई एसेट्स हो और आप उसको ना माने, जबकि डबल एंट्री के थ्रू एसेट आ रहा है, तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, तो इसका मतलब बैड डेट तो मैं नहीं कहूंगा, कहेंगे इसको राइट ऑफ। ठीक है ना, यही चीज यहां थी बेटा 7 नंबर पे। ये मैं छोड़ रहा था ना यहाँ पे कि भाई इफेक्ट ऑफ लिमिट टू द एक्सटेंड एक्सेस ऑफ एसेट इज नॉट रिकॉग्नाइज। 160 में 90 रिकॉग्नाइज करना है, 60 नहीं करना। इसे बताइए कहां डाल दें? इसे हम डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एक ये बात भी हमको यहां पे देखनी थी। ठीक है, आगे बढ़िए। तो पीएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, तो ये तो सारा खत्म हो ही गया। अब पढ़ते हैं अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, खत्म ही कर लेते हैं बेटा। ठीक है ना, 3 चीजें अभी और ही हैं, अदर लॉन्ग टर्म है, टर्मिनेशन बेनिफिट्स है, और लास्ट में एक और चीज है जिसका नाम है ट्रांजिशनल प्रोविजन। चले बढ़े आगे। बेनिफिट्स अदर देन पास्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड टर्मिनेशन बेनिफिट्स नॉट फॉलिंग विद इन 12 मतलब पास्ट एम्प्लॉयमेंट भी ना हो, टर्मिनेशन भी ना हो, और 12 महीने के अंदर हो भी नहीं। कहेंगे जैसे देखो कोई लॉन्ग सर्विस लीव दे रहा है,
कोई जुबली मतलब 25 साल हो गया जी, 40 साल हो गया जी, ऐसा दे रहा है। कोई लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट्स की बात कर रहा है, या कोई डिफर्ड कंपनसेशन है, मतलब वही अदर देन जो टर्मिनेशन बेनिफिट या वो हमने देखा था। तो इसकी काउंटिंग कैसे करनी है? देखिए, सेम एज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, बस पास्ट सर्विस वाला जो क्लॉज था वो छोड़ दीजिए, सेम एज पोस्ट मतलब पीएल में करंट कॉस्ट उसी तरह से बनेगा, इंटरेस्ट की बात होगी, एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात होगी, गेन की बात होगी, कर्टेलमेंट की बात होगी, और बैलेंस शीट में वैसे ही दिखाएंगे, डिफाइंड, प्लान और नेट अमाउंट। तो इसीलिए इस पर लोग पढ़ते ही नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, कोई क्वेश्चन दिया भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पास्ट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की तरह है, तो क्या ही बात करनी है। और एक होता है बेटा टर्मिनेशन बेनिफिट। ये क्या है? बेनिफिट पेएबल ड्यू टू टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, या तो एम्प्लॉयर खुद हटा दे या एम्प्लॉय वीआरएस ले ले। और ऐसे में आपको खुद से जाए तो जनरली तो नहीं होता, हम हटाएं या वीआरएस ले तब टर्मिनेशन का देना पड़ता है। अकाउंटिंग सिंपल है, एक्सपेंस और लायबिलिटी मानना है एज एंड व्हेन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज, एस्टिमेटेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड रिलायबल एस्टिमेट्स कैन बी मेड। हो गया काम खत्म, ठीक है। लेकिन ड्यू आफ्टर 12 महीने बेटा अगर है तो उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू लेनी है, तुरंत दे देना है 2 महीने 4 महीने में तो ठीक है, लेकिन 12 महीने या उससे ज्यादा की बात है तो फिर डिस्काउंटेड वैल्यू लेना पड़ेगा। हम आ चुके हैं लास्ट। कैसा रहा? उपयोगी रहा बच्चों को? बाद में भी जो बच्चे देखेंगे कमेंट करके बताइएगा क्या इस तरह से आपके लिए उपयोगी है। इस तरह से बेटा हम कम से कम 20 दिसंबर तक 22-23 टॉपिक टच कर देंगे। जो जो भारी होगा मैं कोशिश करूंगा वही टच करूं। जैसे AS1 पढ़ा चुके हैं तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। भारी चीजें जैसे अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, ब्रांच, AS19, AS20, 20 ऐसी चीजें हम आपके लिए टच करेंगे जिनमें आपको डर लगता है। 25, 22 ठीक रहेगा ना। कुछ चीजें ना मैंने एग्जाम के बाद ये बैच चालू किया था एग्जाम ओरिएंटेड, तो वहां भी पढ़ाई है बेटा 15-20 क्लासेज, उसको भी देख लीजिएगा। और ये 22-23 क्लासेज वादा कर रहा हूं ये भी कराऊंगा, तो दोनों मिला के आपका काम हो जाएगा। 1-1.5 घंटे की क्लास में बहुत कुछ हो जाता है। रिवीजन के हिसाब से पढ़ाता हूं मैं, पहले बता रहा हूं। देखिए, जब पहली बार आप एस आपके ऊपर लागू हुआ, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस सबके ऊपर लागू नहीं होता, एस के लिए खास लेवल होता है तभी एस लागू होता है, चाहे सेल का हो चाहे लोन का हो, ये बात पे हम लोग पढ़ते हैं। तो कहता है फॉर बेनिफिट अदर देन डिफाइंड बेनिफिट प्लान या टर्मिनेशन बेनिफिट, जो भी डिफरेंस इन एग्जिस्टिंग लायबिलिटी एज पर ओल्ड है और जो एज पर एज 15 है ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना, इसको तो आप रिजर्व एंड सरप्लस जो ओपनिंग है उसमें एडजस्ट कर दीजिए। कहने का मतलब है यहां हम बेटा चेंज कर रहे हैं, तो पीछे से जो भी आ रहा है बस वो क्या नहीं होना चाहिए, वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं होना चाहिए, और डिफाइंड बेनिफिट्स या टर्मिनेशन बेनिफिट नहीं होना चाहिए, तो उसको तो यहां डाल दीजिए। लेकिन अगर ये वाला है तो आपके पास देखिए ऑप्शन है। अगर पहली बार आप एस ले रहे हैं, मतलब पहली बार आप अडॉप्ट कर रहे हैं, पहले कुछ करते ही नहीं थे, ठीक है, तब तो लेटर पीरियड में आप रिकॉग्नाइज कीजिए। और अगर पहले से एस 15 चल रहा था, मतलब पहले से कोई पॉलिसी ले रहे थे जो एस 15 नहीं था और अब एस 15 आ रहा है, तो डिफरेंस तो आ गया, क्योंकि आप अपने हिसाब से जो कर रहे थे और एस 15 के अनुसार कुछ और होगा। तो ई रिकवरेबल ऑप्शन है, ओपनिंग रिजर्व एंड सरप्लस का एडजस्टमेंट करना है और रिकॉग्नाइज इन एसएलएम बेसिस, ठीक है, अप टू नेक्स्ट 5 ईयर्स। अभी पढ़ाया था ना क्वेश्चन में, या तो तुरंत ओपनिंग में कर दीजिए या अगले 5 साल, तो याद रखो ना यार। टर्मिनेशन बेनिफिट और डिफाइंड बेनिफिट्स में ऑप्शन है, बाकी सब में ओपनिंग रिजर्व एंड सरप्लस में करना है। हमारी तरफ से यही था प्यारे बच्चों, बताइए कौन सी चीज।
आपका AS15 ये 1 घंटे की एग्जैक्ट क्लास हुई है। प्रॉमिस कर रहा हूं एक भी ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगा, या पूछेगा और हमने कवर नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता। आप कहेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? क्योंकि बेटा मैंने सब कवर कर दिया, सिंपल। ठीक है कि नहीं? सब कवर कर दिया, कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ा। एरोगेंस में नहीं बेटा, हमने सब कराया इसलिए कह रहे हैं। ऐसा मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं जो करता हूं वही होता है, लेकिन मैं हमेशा क्लेम करता हूं सीए इंस्टीट्यूट वही पूछता है जो वो बताता है। ठीक है ना? इंस्टीट्यूट पे मुझे पक्का भरोसा है, पूरा भरोसा है। आपने बहुत सारे टीचर को इंस्टीट्यूट को गाली देते हुए और 10 तरह की बातें करते हुए सुना होगा, मुझे कभी नहीं सुना होगा। अपने से बड़ों को, जिनके चलते हम हैं, कमियां कहाँ नहीं होती होंगी, होती होंगी। हमें लगती है कमी, उनके हिसाब से नहीं लगती है, तो उनका पॉइंट व्यू भी तो देखना है ना। और हमें उनके अनुसार चलना है, अपने अनुसार उनको नहीं चलाना। कोई माँ बाप को अपने अनुसार थोड़ी चलाता है। तो इंस्टीट्यूट हमारा माई बाप है ना, हमारे लिए मक्का मदीना है, हमारे लिए अयोध्या है। तो वो सब ठीक है, हमें उसके अनुसार एडॉप्ट हो जाना है बस। पढ़िए, पेंशन लायबिलिटी 100 है एज पर प्रीवियस, कोई ओल्ड था उसके अनुसार। अब हमने नया वाला एडॉप्ट किया, प्रेजेंट वैल्यू 1300 आ गया और फेयर वैल्यू 1000 है, तो नेट कितना हुआ बेटा? 300। ठीक है। इंप्रूव्ड कॉस्ट ऑफ नॉन वेस्टिंग 180 है और एवरेज रिमेनिंग पीरियड 10 साल है। तो देखो ना बेटा, ये हो गया हमारा 300 और पास सर्विस कॉस्ट भी आ गया। 10 साल में से कितना हो चुका है? 2001 था और ये चल रहा है 2007, तो 6 साल बीत गए, 4 साल और बाकी है, तो 64 घटा लीजिए, और ये बचा। पहले से कितना था? 100, तो 136 एडिशनल है। और ये है कौन सा? पेंशन, मतलब वही बेनिफिट वाला है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो चाहे आप तुरंत रिजर्व में सरप्लस में कर लें, और चाहे तो 1/5, 1/5, 1/5 5 साल में कर लें। ठीक है ना? ये लिखा है ना, 5 साल में कर लें स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये इरिकवेबल है, एक बार आपने अगर 5-5 साल कर लिए तो 5 साल में ही होगा, फिर वो 2 साल 1 साल में नहीं होगा। ठीक है? इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन करा दें, एकदम इस अटेम्प्ट का क्वेश्चन, आइए करा देते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है लेटेस्ट क्वेश्चन कराने में। देखिए, ये दिख रहे हैं आपके सितंबर का है ये पेपर। एकदम लेटेस्ट। पहला तो 22 है, दूसरा AS2 है, तीसरा कुछ और है, या तो पहला होता है या जनरली छठा होता है। नहीं है क्या आपकी बार? आपकी बार तो नहीं लग रहा बेटा। इसके पहले वाले में था क्या? मई वाले में देखने दो। रुको, मैं लाता हूं, मैंने और भी कहीं बना रखा है। सब बेटा रिसोर्स आपके लिए है, टेलीग्राम का चैनल है, जो चाहे ज्वाइन करे, कोई दिक्कत नहीं है। सब बेटा हम लोगों ने आप ही लोग के लिए बना रखा है, आप पढ़ के पास होइए।
बस पास हो जाए तो हमें एक मैसेज कर दीजिएगा कि सर हम पास हो गए, हम लोग खुश हो जाते हैं। छोटे मोटे टीचर हैं हम लोग इतने में मस्त हो जाते हैं। देखो ये है। अब की बार भी आया था, मुझे मिला नहीं खोजने पर, आप देख लीजिएगा। ये मैं करा रहा हूं जनवरी 2025 वाला, 4 नंबर का था। कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट्स। मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है बेटा, कोई भी आदमी कर सकता है ये देख के। डिफरेंस ये लिखवाया था ना, 2-4 लाइन लिख दीजिए। 4 नंबर के क्वेश्चन में और कितना ही लिखेंगे। अब कहता है डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी बताओ। देखो ये ले लेंगे बेटा ऑब्लिगेशन, ये घटा देंगे, ये घटा देंगे। अब यहां आ जाएगा नेट। नेट आ गया नेगेटिव। अभी क्वेश्चन कराया था ना यही वाला, डाटा अलग था। 36 माइनस 38 का तो रखा हुआ है और 7.5 है, इसका मतलब 10 आ रहा है बेटा नेगेटिव, लेकिन रिफंड हमें सिर्फ 6 मिलेगा। तो देखो एसेट्स में ना बेटा जानते हो 6 दिखाएंगे और बाकी 4 को बताइए कहाँ डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। आप कहोगे सर कहाँ पढ़ाया आपने, पढ़ाया ना बेटा, खूब दिल से पढ़ाया। मैं कह नहीं रहा हूं कुछ भी नहीं छूटेगा, अब एक बार जरा इस पर पहले इस्तेमाल तो करो, फिर विश्वास करो। देखो राजा, ये पढ़ाया नहीं अभी, रूल नंबर 7। और ये भी पढ़ाया कि ज्यादा हो तो क्या करेंगे, लोअर लेना है। ये 10 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, अभी से वही लोअर, ठीक है ना। और रही बात इसकी, तो ये भी पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो, किस तरह से दिया हुआ फेयर वैल्यू, ये पेड किया, ये कंट्रीब्यूशन हुआ तो नेट कर दो तो इधर आ जाएगा। और उसके बीच का जो अंतर है ये हो गया एक्चुअल। और ये देखो गौर से देखो, ये 10-9 है, ठीक है कि नहीं, थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। ये भी 30-9 ही होना चाहिए, वरना कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ज्यादा बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहता है कि भाई बना के बताओ, ठीक है कि नहीं। प्रिवेलिंग रेट है, इंटरेस्ट है, गेन हम क्या करेंगे, 10.5 है, तो साल भर वाले पे 10.5 ले लेना, बाद वाले पे 5 और 5% ले लेना, ऐसे ले लेना, या 5.25 ले लेना, ठीक है। इस तरह से एक्सपेक्टेड निकल जाएगा, एक्चुअल तो पता ही है, दोनों के बीच के जो डिफरेंस होगा पीएल में चला जाएगा। करा था क्वेश्चन हम लोग ने, खूब करा था, एक नहीं बल्कि कई किया था। ये वही सब तो था बेटा, ये सब वही सब तो था, देखो ना, है कि नहीं वही क्वेश्चन स्टडी का। तो एग्जाम में कुछ बहुत अलग नहीं आता है। तो आपकी इजाजत हो तो आज रुके बेटा हम लोग। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि AS15 के स्टडी के और पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन आप एक बार खुद से करिए। और एक ये भी ड्यूटी बनती है कि अपने घर पे बोल बोल के ये जो मैंने लिखा है एक बार पढ़िए, बोल बोल के। लाइब्रेरी है तो बाहर निकल के बोल बोल के पढ़िए, ठीक कह रहे हैं ना। और तब हम लोग कल और भारी पढ़ाएं, कौन सा पढ़ाएं बता देना कमेंट करके, वो पढ़ा देंगे। नहीं तो 19 हमारा मन है पढ़ाने का, वो भी एक अच्छा एस है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मेरा मन है कि कंसोलिडेशन और अमालगमेशन पढ़ाने का, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अब की बारी कंस्ट्रक्शन का भी चांस है, क्योंकि इस बार आया नहीं था। तो ये 3 इसके बाद मेरा पढ़ाने का मन है, ठीक। बेस्ट विशेज बेटा, केवल पढ़ते रहो, थक जाओ तो आराम कर लो, फिर उसके बाद लग जाओ। जब हम टीचर सब लोग ऐसे करते हैं अपने करियर के लिए, तो आप कह नहीं करेंगे, आपका तो ज्यादा तरक्की होना है, ठीक ना। तो प्रभु आपको डिसिप्लिन दे, मैं तो यही कहूंगा।
ज़्यादा मेहनत करने की हिम्मत दे। मिलते हैं फिर कल। मैं बता दूं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में हम पढ़ाते हैं एडवांस अकाउंट, वही 1:30, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में पहले एफएम और फिर पढ़ाते हैं कॉस्टिंग 1:30 से, और ये 2:30 बजे से। एफएम में रेशियो चल रहा है और कॉस्टिंग में चल रहा है लेबर।